So, good evening, everyone. Today we will be discussing Indian polity and its important terms and question practice. Some questions from each of the topic which I believe is important और आपको जानना चाहिए. Kind of revision. Let's start. Motivational quote से शुरू करता हूँ मैं हमेशा. So the Constitution is not a mere lawyer's document. It's a vehicle of life, and its spirit is always the spirit of age. So Constitution सिर्फ lawyers के लिए एक document नहीं है, पर ये हम सब के लिए एक vehicle है जिंदगी जीने के लिए. And its spirit is always the spirit of age. ये हमेशा दौर के साथ चलता है. मतलब अमेंडमेंट्स की बात सिग्नल हो रही है. जुडिशियल रिव्यू. जुडिशियल रिव्यू के बारे में जानने के लिए हमें उसका डेफिनेशन देखना होगा पहले. सो इट इज द पावर ऑफ जुडिशियरी टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉज. मतलब कोई लॉ जो एग्जिस्टेंस में है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं, मतलब उसकी नींव कॉन्स्टिट्यूशन के ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स को फॉलो करता है कि नहीं, उसे देखने का पावर जुडिशियल रिव्यू है. अगर वो लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो जुडिशरी उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है. इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस आर्टिकल 13, 32 एंड 226, 131, 136, 142 एंड 140. आर्टिकल High Court to strike down laws that violate fundamental देते हैं. High Court आज आर्टिकल 32 की राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो हम citizens हम भी चैलेंज कर सकते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को. Next, these articles 131, 136, 146 इनमें एक और इंक्रीज किया गया है और ज्यादा जुडिशियल रिव्यू को पावर देता है. Types of judicial review. First is review of legislation. Ensures laws लॉ पास कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को कंफर्म करती है और उसके साथ साथ चलती है. नेक्स्ट, रिव्यू ऑफ एग्जीक्यूटिव एक्शंस. चेक इफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड ऑर्डर कंप्लाई विद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन. सो गवर्नमेंट भी बहुत बार नए नए लॉज रिलीज कर देती है मार्केट में, नॉट मार्केट में, आई मीन बना देती है. सो ये लॉज कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं, इसको देखने का पावर भी जुडिशियल रिव्यू का ही एक हिस्सा है. Next, review of judicial decision. Judiciary decisions देखने का अधिकार. For example, higher court can review the decision of lower courts. For example, Supreme Court can comment on a right means advice given by a lower court. For example, Kerala Court. Key Supreme Court judgments. Sorry. केशवानंद भारती केस. इन सारे केसेस को आपका ईयर्स, इनके नेम्स और इनका मेन जो आउटकम है वो याद रखना है प्लीज. एस्टैब्लिश द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन. ये एस्टैब्लिश किया था केशवानंदा भारती केस ने 9. सो इसके अकॉर्डिंग जुडिशियरी के जुडिशियरी स्ट्राइक डाउन कर सकती है उन अमेंडमेंट्स को जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज करना चाहते. मिनेर्वा मिल्स केस ये 1980 का है. Reinforce the balance between fundamental rights and directive principles. So इनके बीच का बैलेंस. गोलक इस केस ने ये आउटकम लाया सुप्रीम कोर्ट के थ्रू कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स. लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, मैं बाद में पहले अपकमिंग स्लाइड पता चलेगा. नेक्स्ट, जुडिशियल रिव्यू वर्सेस don't judicial review ensures constitution. It's not easy to change a law actually. So बहुत सारे process के through जाके मतलब the government, not sorry government, the judiciary decides that a law will be declared null and void. Next, judicial activism. ये है proactive approach through which courts may direct policy changes. Policy को change करना जुडिशियल एक्टिविज्म कहलाता है जो कोर्ट्स के थ्रू होता है. एग्जाम्पल PILs अंडर आर्टिकल 32 एंड 226.
UPSC Prelims previous year questions. So the first question, which article of the Constitution provides for A, Article 13, B 14, C 21, D 32. So the answer to this is A, and that is Article 13. Next, which landmark case established the basic structure doctrine in India? So कौन से केस ने establish किया था? आपको याद होगा कि first जो केस था उसने establish किया था, and the answer is vital part of see ensuring that all laws जितने चीज है वो सभी कॉन्स्टिट्यूशन के रियलिटी रूल्स को मेंटेन कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, और कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल सारे लॉज में एम्बाइब्ड है। इसको देखने की जिम्मेदारी जुडिशियल रिव्यू के पास है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशंस प्रीलिम्स बेसिकली। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स। Fundamental rights are the basic rights by Indian Constitution to ensure individual liberty, equality and dignity. ये आपको पता ही होगा, but फिर it's important. They act as limitations on the power of state and are enforceable by court. ये बात बहुत important है कि ये enforceable है through courts, fundamental right, while फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट एनफोर्सेबल। सो ये लिमिटेशंस की तरह एक्ट करते हैं जो स्टेट के पावर्स को मिनिमाइज करते हैं। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस। इस फंडामेंटल राइट्स का कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है पार्ट 3, आर्टिकल 25 से लेके 12 से लेके 35 तक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज बोरोड फ्रॉम यूएस बिल ऑफ राइट्स, उनसे बोरो किया गया है। आपको पता ही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बोरोड वन which contains elements and inspiration from every major constitution of the world. It protects the citizens from state action and ensures social, political, and economic justice. Types of fundamental rights. ये आपको पता होगा, right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, right to constitutional remedies. So इनके please आप articles याद कर लीजिएगा। 14 to 18, 19 to 22, 23 to 24, and 25 to 28, and 29 to 30, एंड आर्टिकल 32। मैं टेलीग्राम पे भी या व्हाट्सएप के चैनल में भी ये सब डालता रहूंगा कि कौन सा आर्टिकल किसको एम्फसाइज करता है। नाउ 14 to 18 आपको बताया डिस्क्रिमिनेशन एंश्योर्स इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 14 में कहा गया है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 में कहा गया है पर्सनल लिबर्टी का राइट। सो दो बोथ ऑफ देम एम्फसाइज इक्वालिटी, बट दोनों के बीच थोड़ा डिफरेंस है। सो यू नीड टू लुक अपॉन दैट। नेक्स्ट की सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। फर्स्ट है गोलक गोलकनाथ केस 1967। फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। नेक्स्ट केशवानंदा भारती केस 1973। फिर से बता रहा हूँ प्लीज ईयर्स और इन केसेस को मेंशन मतलब याद कर लीजिए कि उन्होंने क्या चेंज लाया और उनका ईयर कौन सा। ज्यादा इम्पोर्टेंस मतलब ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है किसके अगेंस्ट था, किसने किया केस, नॉट अबाउट दैट, बट प्लीज रिमेंबर द केस नेम, ईयर एंड उसका आउटकम क्या था। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इस केस ने एस्टैब्लिश किया। मानेका गांधी केस 1971। इट एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 जिसमें जाहिर है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया। Next, fundamental rights versus directive principles of state policy, DPSP. Fundamental rights are justiciable, whereas DPSPs are non-justiciable. So this cannot be enforced by a constitution, enforced by a court. So unenforceable है ये। However, DPSPs can override fundamental rights in certain cases, जो देखा गया था मिनीबा मिल्स केस में 1980 के वक्त। So DPSP का पल्ला भारी पड़ सकता है कुछ सिचुएशंस में, और ये देखा गया था मिनेवा मिल्स केस में। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फर्स्ट, which fundamental right is available only to Indian citizen? इसका आंसर सबको पता होगा, right to freedom of speech and expression. Next, which article of the Constitution provides right to constitutional remedies? इसलिए मैंने आपको बताया था कि articles याद कीजिएगा, and the answer to this is Article 32.
Conclusion about fundamental rights. Fundamental rights are essential for maintaining democracy and individual freedom. ये बहुत ही ज़रूरी है डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए एंड इंडिविजुअल फ्रीडम को चलाते रहने के लिए. Next, they are not absolute and can be subject to reasonable restriction. For example, right to equality में अगर कोई क्रिमिनल ने एक क्राइम कमिट किया है तो वो क्लेम नहीं कर सकता कि आई एम इक्वल एंड आई हैव द राइट टू मूव इन स्ट्रीट्स एंड नॉट गो टू जेल. सो दैट इज नॉट द केस. इट इज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है उनमें. नेक्स्ट वी मूव टू डीपीएसपी. डीपीएसपी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. ये कुछ गाइडलाइंस है गवर्नमेंट का to create laws and policies that promote social justice, economic welfare and political democracy. ये DPSP's guidelines है government के लिए. Unlike fundamental rights, these are not enforced in courts, so ये non-justiciable है. इसका constitutional basis पार्ट 4 आर्टिकल 36 to 51 में देखने को मिलता है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये बोरो किया गया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ये पार्ट इंस्पायर होके आया है फ्रॉम द स्पेन्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स एम इज टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से इन इंडिया. नाउ कैटेगरीज ऑफ डीपीएसपी. इनका भी डीपीएसपीज के कुछ कैटेगरीज है. फर्स्ट सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, सेकंड गांधीयन प्रिंसिपल, थर्ड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल. सो इसके भी आर्टिकल्स है और सारे आर्टिकल्स के जो मेन मोटिव्स है मतलब जो मेन टॉपिक है जो डिस्कस किया गया है वो मैंने यहाँ लिख दिया एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ऑल्सो चेक द पीडीएफ दैट आई हैव अटैच्ड इन द डिस्क्रिप्शन. इट कंटेन्स ऑल ऑफ दिस. Promote the welfare of the people. Article 38, 39 ensure equal distribution of wealth and resources. मतलब डिस्पैरिटीज ज्यादा ना हो कि देश का कोई बहुत अमीर है और नॉर्मल जनता बहुत गरीब है. ये नहीं होना चाहिए. गांधीयन प्रिंसिपल्स ग्राम पंचायत को एस्टैब्लिश करती है. आर्टिकल 40. 46 को एजुकेशन प्रमोट करना है CST एंड दिस ऑल. 47 प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स. ये प्रोहिबिट करने के लिए आर्टिकल 47 में बताया गया है. सो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स ये आर्टिकल 44, 48, 51 में है. Next, we move to the key Supreme Court judgments in accordance with DPSP. So, आपको याद रखना है Champakam Dorai Rajan case that was of 1951. So, fundamental rights prevail over DPSPs in case of conflict. अगर conflict हुई तो फंडामेंटल राइट्स डोमिनेट करेंगे DPSPs के ऊपर. नेक्स्ट, केशव वनंदा भारती केस पहले भी हमने बताया इस केस के बारे में. इट्स रियली इंपॉर्टेंट. 1973 का है ये केस. पार्लियामेंट कैन अमेंड. मैंने बोला था ना एक ट्विस्ट है. कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स बट कैन नॉट डिस्ट्रॉय देयर बेसिक स्ट्रक्चर. थोड़ा अमेंडमेंट हो सकता है लेकिन उनका बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता. सो मिनर्वा मिल्स केस 1980. DPSPs and fundamental rights must be balanced. इस केस के तहत ये आउटकम आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजमेंट उनके जजमेंट की तरफ से. सो DPSPs एंड फंडामेंटल राइट्स के जो डिफरेंसेस है. नेचर, DPSP नॉन जस्टिसिएबल और फंडामेंटल कोर्ट्स जस्टिसिएबल. पर्पस, इनका पर्पस है एस्टैब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी और फंडामेंटल राइट्स के पर्पस है ensure individual freedom and rights. Next, amendment scope can override fundamental rights. So कुछ cases में इनका पल्ला भारी पड़ सकता है over fundamental rights. ये लिखा गया है article 39B and 39C में. लेकिन fundamental rights cannot be easily taken away. So ये भी याद रखना है आप लोगों को. Next, UPSC PYQ. Which directive principle is related to promotion of international peace and security? So कौन सा आर्टिकल में है ये? आर्टिकल 51 जो ऑप्शन डी है. Which of the following DPSPs are classified as Gandhian principles? So Gandhian principles में हमने देखा था कि 3 या 4 I believe प्रिंसिपल्स है, आर्टिकल्स है I mean, जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्यूज रखते हैं और ऐसे मोटिव्स हैं उनके.
सो इसका आंसर है ए एंड बी, प्रोहिबिशन ऑफ लिकर एंड हार्मफुल ड्रग्स जो हमने देखा था, एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत. सो कंक्लूजन ऑफ DPSPs is that they play a crucial role in governance by guiding policy making while they are not legally enforceable. बार बार कह रहा हूँ कि ये legally enforceable नहीं है. They influence legislation and constitutional amendments को ये influence करता है, and therefore you guys should focus on their classification, key articles and landmark judgments. इनके बारे में मैं PDF भी देता रहूंगा अपने WhatsApp channel में. So keep connected. Next, federalism. Federalism is a system of governance where power is divided between a central authority and various constituent units. I mean, centralized फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है उसको अवॉइड करती है ये. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस अ क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर. ये आपको याद रखना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर को एस्टैब्लिश करता है, मीनिंग इट हैज बोथ. सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से बोथ फेडरलिज्म एंड यूनिटरी गवर्नमेंट आपको मिला है. कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस इसके बारे में आर्टिकल 1 में है, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, मीनिंग स्टेट्स हैव नो राइट टू secede. मतलब स्टेट के पास कोई राइट नहीं है कि हम इंडिया से सेपरेट हो जाएं. Seventh schedule defines the division of powers between center and state through these three lists: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. ये आपको याद रखना है कि कौन से लिस्ट में कितने सारे सब्जेक्ट्स है. सो यूनियन लिस्ट में 97, स्टेट लिस्ट में 66 एंड कॉन्करेंट लिस्ट में 47. यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्सक्लूसिव कंट्रोल के बारे में बताया है, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट के अथॉरिटी के बारे में है, एंड कॉन्करेंट लिस्ट में बोथ सेंटर एंड स्टेट कैन लेजिस्लेट. आर्टिकल 246 में फिर से इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस देखने को मिलता है कि legislative power of the union and state इसमें लिखा है. Next, key features of Indian federalism. India federalism के जो key features है वो first dual polity, both central and state government है, दोनों के पास separate powers है. Division of powers ये 7th schedule में defined है. Next, independent judiciary, supreme court settles center state disputes, and ये article 131 में mentioned है. So in some cases when center का decision और state का decision differing है, then supreme court राय लेती है उसके बारे में, मतलब कौन सा डिसीजन एक्सेप्ट किया जाएगा, कौन सा व्यू एक्सेप्ट किया जाएगा. Rigid constitution, federal provision cannot be altered unilaterally by the parliament. So parliament खुद ब खुद federal provisions को alter नहीं कर सकती. So it has to take opinion from different persons and different governments, state and the central one. Bicameral government है, bicameralism, the Rajya Sabha represents the state in the federal structure. Next, unitary features in Indian federalism. इंडियन फेडरलिज्म के जो यूनिटरी फीचर्स है वो है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द एंटायर कंट्री. इसीलिए हमने कहा था कि क्वासी फेडरल है, फेडरलिज्म भी है, यूनिटरी भी है. हमारे पूरे देश के सिटीजन्स के पास एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, एक ही सिटीजनशिप है, अनलाइक द यूएस फेडरल मॉडल. एंड ऑल इंडिया सर्विसेज जो आप लोगों को तो पता ही होगा, IAS IPS आर कंट्रोल्ड बाय द सेंटर. इसे कंट्रोल करती है सेंट्रल गवर्नमेंट. नेक्स्ट, इमरजेंसी प्रोविजंस जो आर्टिकल 352, 356 एंड 360 में इनके बारे में है. और इन केसेस में जब इमरजेंसी हो गई, फॉर एग्जांपल वार आ गया या फिर ड्राउट एंड सीवियर हेल्थ इशू, देन सेंटर के पास फुल कंट्रोल लेने का अधिकार है. नेक्स्ट, गवर्नर्स रोल. Governor acts as a representative of the president, influencing state affairs. So now let's की सुप्रीम कोर्ट जजमेंट फेडरलिज्म के रिगार्डिंग है. SR बोममाई केस 1994 ईयर याद रखना है. केशवानंदा भारती केस ये बार बार आ रहा है, सो प्लीज रिमेम्बर दिस. स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो 1963 में हुआ था, इसमें रीअफर्म द सुप्रीमेसी ऑफ सेंटर इन मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. सो नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर में स्टेट के डिसीजंस ज्यादा मतलब मैटर करेंगे. इस केस का ये कॉन्सिक्वेंस था. सिमिलरली ये तो आपको बताया, SR बोम्माई केस का
define मतलब judgment define federalism as a part of basic structure इंडिया के basic structure का part है and restricted misuse of article 356 जो president के rule को मतलब दर्शाता है UPSC previous year questions is prelims के which of the following provisions of Indian Constitution indicate that India is a federal state so कौन सा provision ये indicate करता है first distribution of power between central and states correct supremacy of constitution correct independent judiciary correct so correct option होगा all of the above all of the options are correct next which article allows the parliament to legislate on a subject in the state list under certain condition so parliament किन बारे में स्टेट लिस्ट के अंदर है वो सब्जेक्ट लेकिन कभी कभी वो भी मैटर में इन्वॉल्व हो सकती है सो दिस इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ आर्टिकल 249 So Indian federalism is unique as it combines both federal and unitary features. इसलिए मैंने बोला था कि ये quasi federal है. It allows strong central control while maintaining state autonomy. दोनों के पास ही powers है. So for UPSC, focus on these things: center-state relation, emergency provision, and key judicial rulings. So let's move on to the next parliamentary system. This is a system of government where executive or government is responsible to the legislature. जहाँ government responsible है parliament को and derives its authority from it. India follows the British parliamentary model but with unique adaptation. So complete Xerox नहीं है, थोड़ा हमारा different है from British parliamentary model और इसका constitutional basis फिर से articles. Article 74 and 75 इसमें है कि प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट नेक्स्ट 79 में है establishes the parliament of India consisting of president lok sabha and rajya sabha article 85 sessions of parliament and president's role in summoning it वो बताया गया है 85 में 123 में power of president to issue ordinances when the parliament is not in session जब parliament नहीं है session में तो प्रेसिडेंट के पास जो पावर है ऑर्डिनेंसेस को इश्यू करने के लिए उसके बारे में आर्टिकल 123 कहता है नेक्स्ट की फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम की फीचर्स है फर्स्ट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा को ये लोग आंसरेबल है नेक्स्ट बाइकैमरलिज्म Parliament consists of two houses, Lok Sabha, lower house, and Rajya Sabha, upper house. Next, third, leadership by the Prime Minister. So, Prime Minister has real executive head, while President is the nominal head. Next, fourth, dissolution of lower house. Lok Sabha out before its 5-year term ends, leading to fresh election. So लोक सभा completely dissolve किया जा सकता है और ये parliamentary system का एक feature है. Fusion of executive and legislature. Executive and legislature दोनों fused है. Parliamentary system में ministers are the members of legislature and can participate in law making. So ministers भी participate कर सकते हैं law making में, लेकिन वो फिर से जुडिशियल रिव्यू के पास चला जाएगा वो आपको याद रखना नेक्स्ट डिफरेंसेस बिटवीन पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या क्या डिफरेंसेस है पार्लियामेंट्री सिस्टम जो इंडिया एंड यूके में फॉलो होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम यूएसए में हेड ऑफ द स्टेट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रेसिडेंट सेरेमोनियल प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट रियल एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव रिलेशन Parliamentary system में executive is a part of legislature, while presidential system में we see the separation of powers. Next, executive accountability. Parliamentary system में executive accountable है parliament को, लेकिन presidential system में नहीं है. Dissolution of legislature possible, Lok Sabha can be dissolved, लेकिन presidential system में no dissolution before fixed term. Responsibility है पार्लियामेंट्री सिस्टम में लेकिन प्रेसिडेंशियल प्रेसिडेंट है उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नेक्स्ट वी मूव टू द पार्ट ऑफ वन सेक
पार्लियामेंट्री सिस्टम्स के मेरिट ये थे ensuring accountability, government can be removed by no confidence motion, prevents autocracy, power is distributed among different institutions. So ये कहता है कि अगर हमें पसंद नहीं है सरकार तो हम उसे हटा सकते हैं no confidence motion के थ्रू. Flexibility, government can change without major constitutional crisis. ये हमें flexibility दर्शाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम के. और कुछ डीमेरिट्स भी है. फर्स्ट इज इंस्टेबिलिटी, बहुत इंस्टेबिलिटी है, मतलब हम गवर्नमेंट को साइड कर दे और पॉलिटिक्स कोalition कर दे, ये बहुत सारी इंस्टेबिलिटीज आती है. पार्टी डोमिनेंस, रूलिंग पार्टी का एजेंडा बहुत बार ओवर पावर करता है नेशनल इंटरेस्ट को. Then weak separation of power, executive and legislature are closely linked, reducing checks and balances. जो check and balances कम किया गया है पार्लियामेंट्री सिस्टम में. इसके रिगार्डिंग भी कुछ की सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स है जो आपको याद रखना है. ये सेम बार बार आ रहा है. केशवानंदा भारती केस, remember it again and again. Parliamentary democracy is a part of basic structure of the constitution. Next, एसआर बोम्माई केस 1994, ये भी पहले आ चुका है. प्रिंसिपल्स ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म को ये स्ट्रेंथन करता है. नेक्स्ट, राजा रामपल केस, इसके जजमेंट में आया था कि पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया था इस केस के मतलब एंड में. Next, we move to the questions. First, which of the following indicates that our Indian Constitution has a parliamentary system of government? The answer is all of them. First, presence of Council of Minister, collective responsibility, dissolution of lower house. Next, President of India is a part of Parliament because Q. The answer is Constitution mandates it. So conclusion में parliamentary system ensures accountability को ensure करता है, responsiveness and flexibility, but also comes with challenges जो हमने अभी देखे, instability and party dominance के regarding. So understanding its working features and judicial interpretation is really useful for you. Next. Local government and its functioning. Local government का क्या role है? Local government refers to governance at the grassroots levels where power is decentralized to rural and urban body. So power decentralization का एक part है. Direct participation of people in decision making इसको ये emphasize करता है. And effective administration at village and city levels. जहाँ for example गवर्नमेंट का ज्यादा हाथ नहीं है, उनके आदमी ज्यादा नहीं पहुंचते. इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 जिसने पंचायती राज सिस्टम एस्टैब्लिश किया. 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 जो म्यूनिसिपलिटीज अर्बन एरियाज को दिया गया. both are in the same year. Part 9 articles 243 to 2400. I believe इसमें कुछ गलती है. I'll check it out and update you. But in the description, part 9A articles 243P to 243ZC deals with urban local bodies जो है municipalities. 11th schedule में है 29 subject जो पंचायती राज system deal करेगा. 12th schedule में है 18 subjects जो municipality deal करेगा. Structure of local government in India. लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है? फर्स्ट, रूरल गवर्नमेंट जो हमने देखा कि पंचायती राज सिस्टम है. इसमें ग्राम पंचायत है विलेज लेवल में, पंचायत समिति है ब्लॉक लेवल में और जिला परिषद है डिस्ट्रिक्ट लेवल में. नेक्स्ट, अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो हमने देखा कि म्यूनिसिपलिटीज है. नागर पंचायत ये है टाउन एरिया विद पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 10K to 20K. नेक्स्ट, म्यूनिसिपल काउंसिल जो है मीडियम साइज सिटीज के लिए. एंड नेक्स्ट है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है लार्ज सिटीज के लिए, फॉर एग्जांपल दिल्ली, मुंबई एंड चेन्नई. इसका भी की फीचर्स हम देखेंगे. डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ऑब्वियसली. डायरेक्ट डेमोक्रेसी एलिमेंट्स, ग्राम सभा, विलेज असेंबली व्हिच अलाउज लोकल पार्टिसिपेशन. नेक्स्ट, रिजर्वेशन फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, 1/3 seats reserved for women including SC ST and seats reserved for scheduled caste and scheduled tribes. लेकिन इसमें वुमेन के बारे में होता है. सो
State Election Commission SEC conducts election for Panchayati Raj and municipalities, ये conduct करती है, and State Finance Commission ensure करता है इन bodies का financial stability. Next कुछ challenges भी है local governance की. First, financial dependence है state and center के ऊपर. Next, political interference. स्टेट गवर्नमेंट बार बार आके कुछ ना कुछ कह जाती है, कुछ ना कुछ डिसीजंस दे जाती है. लैक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज, जनरली ज्यादा रिसोर्सफुल नहीं होता लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, एंड देयर इज पोर अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन. मेनी ग्राम सभाs do not function actively. Next, key Supreme Court judgments on the local government. जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है वो आपको फिर से याद रखने हैं. हुरीनाथ केस 1995 का, जिसने ग्राम सभा का रोल स्ट्रेंथन कर दिया था. बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन केस 2011, जिसने पावर्स ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस को बढ़ावा दिया और क्लियर कर दिया. यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये केस हुआ था 2018 में. इसने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में जाहिर किया कि लोकल बॉडीज को भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देना चाहिए एंड दे शुड नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल. Next, इसके regarding PYQs. First, which constitutional amendment made the Panchayati Raj system a part of constitution? Answer is 73rd amendment. And next जो है, which of the following institution is responsible for conducting election? So हमने ये पहले ही देख लिया, ये state election commission responsible है इसके लिए for conducting election पंचायती राज. Next, conclusion में आपको ये कहना चाहूंगा कि local government strengthen करती है grassroots democracy को, और decentralized हो इसको मतलब emphasize करती है. Next, Panchayati Raj and municipalities play a crucial role. Financial and political autonomy still key challenges है. So आप लोगों को ये सब डिटेल में जानना चाहिए. Next, special questions कुछ. First, which of the following statements about fundamental right is incorrect? They are justiciable, obviously correct. So Parliament can amend them under Article 368. Yes, obviously correct. They are absolute right. No. In case of uh, emergency situations, we can see their modification. So C is the answer. Next, explanation hai, efforts are subject to reasonable restriction. Which DPSP focuses on equal pay for equal work? Iska answer hai 39D. So directive principles of state policy. Article 39D focus करता है equal pay of for equal work को regarding. Next, which house has more powers over money bills? Money bills में लोक सभा का ज्यादा dominance रहता है. So summary of recurring themes आपने देख लिया पर UPSC policy questions में. फिर से कह रहा हूँ, please articles और की सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के जो केसेस है उनको याद कीजिएगा. नेक्स्ट, फाइनल जो की लर्निंग्स है इससे, टिप 1 फोकस ऑन स्टैटिक पॉलिटी कॉन्सेप्ट जो फ्रीक्वेंटली आस्क है, मैंने वही डिस्कस किया है. यूपी टिप 2 अंडरस्टैंड द इंटरप्रिटेशंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये प्लीज नोट कीजिएगा. लिंक पॉलिटी विद करंट अफेयर्स फॉर बेटर रिटेंशन, वो तो मैं वीकली देता ही रहता हूँ. टिप 4 सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपने देख लिया, और मैं व्हाट्सएप चैनल में भी देता रहूंगा. So please keep preparing wisely and follow the plan that I have given you. Thank you and prepare